हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जल्दी ही RTMNU बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उसके लिए अभी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जहां से MCQ बन सकते हैं तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है वो है बिजनेस मैनेजमेंट। तो उसके लिए हम आज देख लेते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। साथ ही अगर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs चाहिए हैं तो उसकी भी वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है और चारों यूनिट्स के रैपिड रिवीजन सीरीज़ भी अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से उसे जाकर चेक कर सकते हैं। रही बात इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो सबसे फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इसमें आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद रखनी है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें ऑथर का नाम भी याद रखना चाहिए। मतलब जो भी डेफिनेशन जो ऑथर बता रहे हैं उनका नाम याद रखना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है। ये 3 लाइन आपको याद रखनी है, इस पे एक MCQ बनने के बहुत चांसेस हैं। इसके बाद मैनेजमेंट के 5 इकोनॉमिक रिसोर्स कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है। इसमें 5 M हैं, यानी कि मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड और मैन पावर। ये 5 M आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, इस पे भी MCQ बन सकता है। इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं। इसमें 3 लेवल होते हैं, पहला है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा है सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव मैनेजमेंट। टॉप लेवल में जनरली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं, मिडिल में प्लांट मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर्स आते हैं और सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव मैनेजमेंट में फोरमैन, सुपरवाइजर, ऑफिस मैनेजर्स, टीम लीडर्स आते हैं। इसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इसमें टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे 2 तरह के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं। टेलर्स प्रिंसिपल जो है वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने अनाउंस किया है और फेयल्स प्रिंसिपल ये हेनरी फेयल के द्वारा बताया गया है। इन दोनों के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं ये आपको लर्न कर लेना चाहिए, यानी कि टेलर्स प्रिंसिपल में कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं और फेयल्स प्रिंसिपल में कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं। इस पे ऐसा MCQ बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए रहेंगे, उसमें 3 फेयल के प्रिंसिपल दे दिए जाएंगे, 1 टेलर का दे दिया जाएगा। उसमें से आपको पहचानने को बोला जा सकता है कि इसमें से टेलर का प्रिंसिपल कौन सा है। तो इस तरीके से आपको एक MCQ बन सकता है इस पे। तो टेलर के कौन से प्रिंसिपल्स हैं और फेयल के कौन से प्रिंसिपल है ये आपको लर्न कर लेना चाहिए। इसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग और फिफ्थ है कंट्रोलिंग। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये सिर्फ आप हेडिंग पढ़ लीजिएगा, उतना ही काफ़ी, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रॉपर आपको रिवीजन देखना है तो इसका रिवीजन सीरीज़ वाली वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो आपको प्लानिंग की डेफिनेशन याद रखनी है। प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये ध्यान में रखना है। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो प्लानिंग है। प्लानिंग यानी क्या, प्लानिंग यानी जो भी अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं, कोई भी मैनेजरियल ऑपरेशन करने के लिए, आप अगर कोई गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए जो भी आपको मैनेजरियल ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो ऑपरेशन करने के लिए जितने भी अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है ये डिसाइड करना, इसको प्लानिंग कहा जाता है। इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग आपको पढ़ लेना है। प्लानिंग परवेसिव नेचर का है, प्लानिंग फ्लेक्सिबल होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है प्लानिंग की, फिर मतलब ही कंटिन्यूस प्रोसेस होता है प्लानिंग का। फिर प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर के लिए करते हैं, हम कुछ गोल अचीव करने के लिए प्लान किया जाता है। प्लानिंग में चॉइस इन्वॉल्व होती है, प्लानिंग के लिए आपको इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है, ये मेंटल एक्सरसाइज होती है, लॉजिक लगता है इसमें, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग में आपको सिर्फ हेडिंग पढ़ लेना है कि इसमें मतलब प्लानिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, बस ये याद रख लो आप। तो वो आपको MCQ अगर आता भी है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है प्लानिंग का, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी उसमें डीपली पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग भी अगर आप सिर्फ हेडिंग पढ़ लो तो काफ़ी है उतना। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान्स, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज़ प्लान्स क्या होते हैं, सिंगल यूज़ और ऑपरेटिंग प्लान्स क्या होते हैं, और कंटिंजेंसी प्लान्स क्या होते हैं। इसका मीनिंग आपको पढ़ के जाना है। ऐसा पूछा जा सकता है कि मतलब उसका मीनिंग दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, अब आपको पता करना रहेगा कि ये कौन सा तरह का प्लान है, तो आपको इस पे क्वेश्चन बन सकता है। स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज़ प्लान क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे फंक्शनिंग से जुड़े जो इश्यूज होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो प्लान्स हम बनाते हैं वो स्टैंडिंग या रिपीटेड यूज़ प्लान्स होते हैं। फिर सिंगल यूज़ या ऑपरेटिंग प्लान्स यानी ऐसे प्लान्स जो कि स्पेसिफिक यूनिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम जो एक स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं उसे सिंगल यूज़ या फिर ऑपरेटिंग प्लान बोला जाता है। फिर है कंटिंजेंसी प्लान। कंटिंजेंसी प्लान यानी कि जब कंपनी कोई एंटिसिपेटेड फ्यूचर रिस्क फेस करती है तब जो प्लान हमें यूज़ करना है उस प्लान को कंटिंजेंसी प्लान बोला जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लानिंग दिया है तो उसके भी मीनिंग आप पढ़ लेना अच्छे से। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप स्किप भी करते हो तो भी चलेगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का भी सिर्फ हेडिंग पढ़ोगे तो भी उतना काफ़ी है। इसके बाद डिसीज़न मेकिंग, इसका जैसे कि हमने प्लानिंग का डेफिनेशन लर्न किया वैसे ही डिसीज़न मेकिंग का भी आपको डेफिनेशन लर्न करना है। डिसीज़न मेकिंग यानी कि दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स में से आपको कोई भी एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, उसे डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस कहा जाता है। उस प्रोसेस को डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब इसमें भी आपको टाइप्स ऑफ डिसीज़न दिए गए हैं। प्रोग्राम डिसीजन कौन से होते हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजन कौन से होते हैं, मेजर डिसीजन कौन से होते हैं, माइनर डिसीजन कौन से होते हैं, रूटीन और स्ट्रैटेजिक डिसीजन कौन से होते हैं, पॉलिसी एंड ऑपरेटिव डिसीजन कौन से होते हैं। ऐसे कई सारे डिसीजंस आपको दिए गए हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डिसीजन का पूरा रिवीजन सीरीज़ में हमारे कवर है, अगर आपको वो देखना हो। अगर आपको ये जानने हैं सारे डिसीजंस के बारे में तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़ लीजिएगा। इसमें मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेडिंग पढ़ लो, उतने में ही आपको समझ जाएगा। फिर यूनिट 3 है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें भी ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग का डेफिनेशन और कंट्रोलिंग का डेफिनेशन, ये तो आपको पढ़ना ही है। मतलब जहाँ पे डेफिनेशन है वो आपको पढ़ के जाना ही है। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आपको पढ़ना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है आपको। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन आता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आता है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सारों के मीनिंग पढ़ लेना है बस आपको। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे आपको खास ध्यान देना है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है। इसके बाद अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी का मीनिंग आपको पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जैसे कि स्पेसिफिक और जनरल डेलीगेशन, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल डेलीगेशन, अनरिटन और रिटन डेलीगेशन, अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइडवर्ड डेलीगेशन, ये सारों के मीनिंग आपको पढ़ने हैं। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, बस इसका मीनिंग पढ़ना है। मेरिट डीमेरिट नहीं भी पढ़े तो भी बहुत हद तक चल जाएगा। और डिपार्टमेंटलाइजेशन का भी मीनिंग पढ़ना है आपको, यानी कि डेफिनेशन बस। डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी दो या दो से ज़्यादा जॉब्स को एक ग्रुप में कंबाइन करना, एक ग्रुप बनाना उनका, इस प्रोसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। इसके बाद डायरेक्टिंग का भी आपको डेफिनेशन पढ़ना है और नेचर ऑफ डायरेक्टिंग भी पढ़ना है और प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग भी पढ़ना है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन यानी होता क्या है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है वो। और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ये पढ़ के जाना है। इसमें इंटरनल कोऑर्डिनेशन और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन दोनों आता है। इंटरनल कोऑर्डिनेशन में 3 और चीज़ें हैं, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन और डायगोनल कोऑर्डिनेशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल और फीडबैक कंट्रोल, ऐसे 3 टाइप के कंट्रोल्स दिए हैं। इसके बाद यूनिट 4 है हमारा ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट ट्रेंड। इसमें चैलेंजेस इन चेंज मैनेजमेंट, ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा।
और मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका मीनिंग आपको पढ़ के जाना है, इस पे एमसीक्यू बनेगा ही। इसके बाद कॉजेस ऑफ स्ट्रेस आपको पढ़ना है, स्ट्रेस किस वजह से होता है, कौन कौन से स्ट्रेसर्स अवेलेबल हैं, वो सारे आपको एक बार पढ़ लेने हैं, सिर्फ मीनिंग पढ़ना है उसका। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की जा सकती है वो आपको पढ़ लेना है। अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट में प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यूनिट 3 को देनी चाहिए। यूनिट 3 से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आने की संभावना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपको यूनिट 2 को देनी चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप यूनिट 1 को रख सकते हो और फोर्थ नंबर पे यूनिट 4 को रख सकते हो। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको मैसेज के थ्रू समझा सकती हूँ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसके साथ ही कुछ जो मैंने लिंक्स दे रखी हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।